हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, सो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेवन्थ की जो मैं हियरिंग कह रहा था आपको कि सेवन्थ को हियरिंग है, इंटरिम कॉम्पनसेशन की एप्लीकेशन दी है और उसकी कंसिडरेशन जो है सेवन्थ को होनी है। दोस्तों उसके बारे में आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। आज मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। गाइस एक्चुअली जो डेट थी वो सेवन्थ नहीं थी, वो एट्थ थी। मैं एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था जब शुरू में जब डेट मिला था तो वो एट्थ का मिला था, ना कि सेवन्थ का था। तो एक दिन पहले जब हियरिंग हुआ वहाँ पे एट्थ को मैं जब कोर्ट में गया था तो उसके बाद दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी सिचुएशन समझाता हूँ। बेसिकली मैंने दो केसेस किए हुए थे सेम एक्यूज के अगेंस्ट। वो एक कोर्ट नंबर 4 में था और एक कोर्ट नंबर 2 में था। तो बेसिकली कोर्ट नंबर 4 का जो केस था उसमें जजेस की ट्रांसफ़र की वजह से वो केस को क्लब कर दिया गया। 5 फरवरी को वो केस जो था वो क्लब किया गया कोर्ट नंबर 2 में। तो इसका मतलब ये हो गया कि 8 फरवरी को दोनों केसेस की जो हियरिंग थे वो इकट्ठे होनी थी। लेकिन दोस्तों इस बार मुझे थोड़ा सा जो फिशी लगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बेसिकली मुझे क्या फिशी लगा। ये थोड़ा सा कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन मुझे इतना बड़ा कोइंसिडेंस तो ये लग नहीं रहा है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि कुछ किसी का कोई रोल हो इस चीज़ के बीच में। क्योंकि दोस्तों जो 5th की हियरिंग थी उसकी फ़ाइल 2 फेब को लगा दी गई थी। आई डोंट नो किसने कैसे किया था। फिर जब मैंने जज से बात की थी, मैंने मेरा अगर आप पिछला वीडियो चेक करेंगे तो उसमें मैंने बोला है कि उसमें जो फ़ाइल थी वो 2 को लगा दी गई थी। और 2 को कैसे लगाई जा सकती है कोई भी फ़ाइल अगर वो 5th की डेट के लिए लगी हुई हो तो। और तो 2 को फाइल लगा के उसको 30 अप्रैल की डेट दे दी गई थी। फिर बाद में जब मैंने 5th को जाकर वो फाइल दोबारा ओपन करवाई तो उसने डेट जो है वो 8th की दिलाई गई कोर्ट नंबर 2 में। लेकिन दोस्तों कोर्ट नंबर 2 में जो जज हैं वो अब नई जज हैं। पहले जो जज थे वो काफ़ी फास्ट थे, काफ़ी ट्रांसपेरेंट भी थे और काफ़ी मतलब लॉजिकल भी सोचते थे। मुझे तो ये लगता है कि लॉजिकली अगर आप नहीं सोचोगे तो एक्यूज को बहुत मौका मिल जाता है इस चीज़ को अपने जो डिले टैक्टिक्स है उनको यूज़ करने का। तो दोस्तों फिर क्या हुआ कि जो 8th को जब मैं गया था तो अचानक मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे केस के लिए मुझे हियरिंग के लिए बुला नहीं रहे। मतलब जब भी कोई केस होता है तो कोर्ट के बाहर आवाज़ लगती है। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं गया तो जो कोर्ट में आवाज़ लगाने वाला वो अब मेरे को पहचानने लग गया है प्रॉबेबली काफ़ी टाइम से। जब मैं जा रहा हूँ तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि मेरी हियरिंग है। तो कहता अब मैं आपको दोस्तों एक पॉइंट की बात बताता हूँ। वो जो आवाज़ लगाने वाला इंसान होता है उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है डेट्स सेलेक्ट करने में या डेट्स को मेंशन करने में, या फिर जो रीडर्स होते हैं वहाँ पे जज जो भी डेट देते हैं उसको लिखते हैं अपने जो केस की हिस्ट्री होती है और उसको फिर प्रिंट करके ऑर्डर्स में डाल देते हैं। तो दोस्तों बेसिकली जो वहाँ पे जो आवाज़ लगाने वाला बंदा था वो मुझे कहता कि सर आपकी हियरिंग आज नहीं है, शायद 18th को है। फिर मुझे काफ़ी फिशी लगी ये चीज़। मैंने कहा यार 18th को कैसे हो सकती है 8th की हियरिंग। लेकिन थोड़ी देर में मैंने लिस्ट चेक की तो उसमें मेरे दोनों केसेस थे, जो कोर्ट नंबर 4 से ट्रांसफ़र हुआ था वो भी और जो कोर्ट नंबर 2 में था वो भी। तो प्रॉबेबली फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, जैसे ही आवाज़ लगती है कोर्ट नंबर पहले उस केस के लिए आवाज़ लगती है जो कोर्ट नंबर 4 से कोर्ट नंबर 2 में ट्रांसफ़र हुआ था। और जो जज थे वो तो ऑब्वियसली वो पहचान ही जाते हैं कि जब भी कुछ इस तरह के केसेस होते हैं तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया तो रहता ही है। लेकिन एक्यूज़ नहीं आया था और एक्यूज़ के जो लॉयर था उसने कहा कि एक्यूज़ नहीं आया। उन्होंने कहा क्यों नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि और तो और जज ने ये भी नहीं पूछा कि एक्यूज़ क्यों नहीं आया। उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया कि अगर वो नहीं आया तो आप एग्जामेशन रेस कर दो। अब इस तरह का किस तरह का लॉ है जिसमें आप अगर एक्यूज़ को कहेंगे कि एग्जामेशन रेस कर दो, आपकी जगह पे लॉयर अपीयर हो। लॉयर का मैं आपको लॉयर का आंसर बताता हूँ। उनके लॉयर का आंसर क्या था कि मैम हमें पता नहीं था कि 8th की डेट है, क्योंकि जो ई कोर्ट्स ऐप है उसमें 8th दिखा रहा था, लेकिन उसमें जो ऑर्डर्स होते हैं ऑर्डर्स में गलती से 18 टाइप हो गया। लेकिन दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है, आप खुद ही सोचो। दोनों कोर्ट्स में, कोर्ट नंबर 2 में भी और कोर्ट नंबर 4 में भी। कोर्ट नंबर 2 में फ़ाइल पहले लग जाती है जिसकी 30 अप्रैल डेट मिल जाती है। कोर्ट नंबर 4 में ऑर्डर्स में 18 टाइप हो जाता है, लेकिन 8th तो उसमें ई कोर्ट्स ऐप पे दिखाता है। तो ये तो बेसिकली सरासर हैरेसमेंट ही होता है ना एक तरह से। जो कंप्लेनेंट होता है वो बार बार जा रहा है और वहाँ पे कोर्ट में। और उसके ऊपर मैं आपको इसके ऊपर एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि चलो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है वहाँ पे पहले जो डेट है वो मिल गई उनको, मतलब 5th की फ़ाइल गलती से 2 को लग गई, जो कि हाईली इम्प्रॉबेबल है, जिसको मैं समझ ही नहीं सकता कि कैसे हो गया। लेकिन उसके बाद वो चीज़ कि 8th की जो हियरिंग की डेट है वो 18 को, मैं ये भी मान सकते हैं कि जो आवाज़ लगाने वाला बंदा था उसको ये लगे कि फाइल्स अंदर नहीं है या उस केस की फाइल उसने चेक की हो ना मिली हो उसको। लेकिन उसको 18th स्पेसिफिकली कैसे पता थी, वो डेट 18th का उसको कैसे आइडिया था कि 18th का ऑर्डर टाइप हुआ, वो कौन होता है, उसको कैसे पता थी ये चीज़ें। दोस्तों ये कुछ फिशी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद फिर मैंने जज को कहा, मैंने कहा मैम एक तो यार जजेस का एटीट्यूड कभी कभी कैसे होता है। अगर आप कहोगे ना कि मुझे बोलना है तो जजेस बहुत बहुत तरह के जजेस होते हैं। और अगर
कोई जजेस में से भी मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहा है या कभी देखे या कोई भी देखे, तो मैं उनको भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से अगर आप इलॉजिकली सोचोगे तो कुछ नहीं होने वाला। हमारा लॉ वैसे का वैसे घिसा पिटा ही रहेगा। अगर हम लोग उसको प्रॉपरली लॉजिकल कंक्लूजन पर नहीं लेकर आएंगे तो हम हमेशा फंसेंगे। आज हम फंसे हैं, कल को कोई आपका जानने वाला फंसेगा और ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि आपको अब मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैडम देखिए आज 8th की डेट है, मैं तो यहाँ पर आया हूँ। तो कहती मैं क्या करूँ, वो तो आया नहीं है। मैंने कहा छोड़ो उसको। पर मैम उन्होंने मेरे अगेंस्ट जो है हाई कोर्ट में जाके अपील की है, कॉशिंग की एप्लीकेशन। उनका जो वकील है वो कहने लगा मैम कुछ गलत हुआ होगा तो उन्होंने कॉशिंग की एप्लीकेशन डाल दी होगी, मैं उसको डिफेंड करूँगा, मुझे पता है मैं करूँगा उसको डिफेंड। लेकिन एक्चुअली वी नीड अ काइंड ऑफ थोड़ा तो सिंपैथी इंसान को अदालत से चाहिए होता है। जब वो एज अ कंप्लेनेंट गया है चेक बाउंस का, और ऐसा तो है नहीं कि क्राइम हुआ नहीं, एक चेक बाउंस हो गया तो उसका क्राइम हो चुका है। ऐसा नहीं है कि क्राइम की इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि वो हुआ है कि नहीं हुआ, एक्चुअल में हो चुका है। वो एक्यूज्ड को प्रूव करना होता है कि क्राइम नहीं हुआ है। तो उसके बाद दोस्तों मैंने मैम को कहा मैम मेरे को इंटरिम कॉम्पेंसेशन बहुत ज़रूरी है। हाई कोर्ट में उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं अभी केसेस को लड़ने के। तो उन्होंने कहा कि अब आपको वो तो देखना ही पड़ेगा केस। मतलब उन्होंने ऐसे भी नहीं कहा कि यार हाँ अगर वो आता तो मैं उसको किसी तरह से ऑर्डर्स करूँ या किस इस तरह से कोई वो उन्होंने मतलब साइन ही नहीं दिए। जिस तरह से वो फ्लुएंट मुझे शुरू में लगी उतना फ्लुएंसी मुझे अभी नहीं लगी कि मतलब उतना मेरे को फास्ट वो अभी नहीं लगी कि वो इतने फास्ट जो है वो डिसीजंस ले रही हैं। पर एनीवे मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी सोच गलत भी हो सकती है प्रॉबेबली, लेकिन मोस्टली हम सब जानते ही हैं यार ह्यूमन नेचर ऑलमोस्ट सेम ही होती है सबकी। तो उसके बाद क्या होता है कि दोस्तों फिर उसके बाद मैंने और जैसे ही मैं कहने लगा इंटरिम कॉम्पेंसेशन के बारे में, उन्होंने अपना जो ध्यान है कहीं और डाइवर्ट कर लिया और वो उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया उस चीज़ के बेसिस पे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि जो पुराने जज थे वहाँ पे जो उस केस को हैंडल कर रहे थे वो काफ़ी सही थे। वो एक्चुअल में यार सही गलत क्या होता है, सही तब होता है जब आप लॉजिकल चीज़ों को सोचो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा केस जो है सिर्फ मेरे कहने पर आप डिसाइड करो, लेकिन डिसीजन पे तो जाएगा तब ना जब अगर कोई सामने वाला एक्यूज्ड के वो एक्यूज्ड है, कोई उसको हम इसलिए कोई वो शो नहीं चल रहा है जिसके लिए हम उसको बुला रहे हैं, हम उसको यहाँ पे इसलिए बुलाना चाह रहे हैं कि यार तू आ जाए यहाँ पे गेस्ट अपीयरेंस दे के चला जा, बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। वो एक एक्यूज्ड अपराधी है, वो उसके अगेंस्ट क्राइम भी प्रूव हो चुका है। एक्यूज्ड के अकाउंट में जो है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी जा चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप उसको प्रूव करने का मौका नहीं देंगे हमें। तो हम कहाँ से बताएंगे आपको कि अगर आप ये कहोगे कि वो आएगा तब हम बोलेंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ, अचानक से वो कहती है कि फिर मैंने कहा मैडम ये जो केस है, जो 5th का जो केस है यहाँ पे ट्रांसफ़र कराया मैंने, इसमें भी एक्यूज़ जो है पिछले 1 साल से आया नहीं है। तो मैडम तो फिर वो उनका जो लॉयर है वो कहता है मैडम इसकी सर्विस ही नहीं हुई। फिर मैंने मैम को बताया मैम जो शिमला में जो इन्होंने मेरे अगेंस्ट, जो हाई कोर्ट में जो इन्होंने मेरे अगेंस्ट एक एप्लीकेशन डाली है कि इन केसेस को कैंसिल कराया जाए, उसमें तो उन्होंने सारे केसेस मेंशन किए, तो उसका मतलब उनको सब पता है। तो मैडम सुनना ही नहीं चाहते यार इन चीज़ों को कि उनको यार ऑब्वियस सी बात है कि अगर सामने वाले को ने एक एप्लीकेशन डाली है, वही हाई कोर्ट में एक कोर्ट का डॉक्यूमेंट उसमें लिखा है कि वो केस उसके अगेंस्ट हुआ है, ठीक है, तो उसको पता नहीं है कि उसने सारी हिस्ट्री भी मेंशन की है कि इस डेट को उसका केस आ रहा है। यार ऐसे लॉजिकल ग्राउंड्स तो होते ही है ना, आप कोर्ट को तो कंसीडर करना पड़ेगा। और जो पहले जज थे वो पूरा कंसीडर करके चल रहे थे और उन्होंने इस तरह की चीज़ों को कंसीडर करके ही इस केस को नॉन बेलेबल वारंट्स तक लेकर आए थे। तो अगर यही चीज़ है कि मतलब अगर वो लॉजिकली सोचें तो मैं एकदम सही हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर वो नहीं है, मतलब वो एक्यूज्ड है, उस नॉन बेलेबल के बाद आया, तो ऑब्वियसली वो इंटेंशनली वो समन्स को स्किप कर रहा है। उसकी वाइफ एडवोकेट है, ऑब्वियसली वो लॉ का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैडम ने कहा कि जो उनका लॉयर था उसको कहा कि ठीक है अभी आप सर्विस के लिए बोल दो उनको, और अगर उनको सर्व नहीं होते हैं तो हम यहाँ पे कोर्ट में सर्व करा देंगे। तो कहते नहीं मैडम सर, वो उस पर भी वो करने लगे मैडम सर्विस नहीं हुई है ऐसे थोड़ी। मैडम ने कहा तो ठीक है मैं बेलेबल वारंट्स निकाल देती हूँ। फिर उसने कहा नहीं मैडम सर्विस के लिए डाल दो, ठीक है। लेकिन इसी कोर्ट से उसके नॉन बेलेबल वारंट्स गए हैं, ठीक है, तब वो आया, ठीक है। और मैडम कह रही मैं बेलेबल वारंट्स निकालूँ। यार हद है, क्या बेलेबल वारंट्स की बातें करो। कोर्ट नंबर 4 से ट्रांसफ़र इसीलिए जज ने किया कि हाँ जल्दी प्रोसीडिंग्स होंगी, और इस तरह से एक बार तो आप उसको बोलो, एक बार तो थोड़ा जज को ऐसे बोलना चाहिए ना, किसी भी एक्यूज्ड हो चाहे एक्यूज का लॉयर हो, कि वो एक तो आ नहीं रहा है, ऊपर से आप कह रहे हो। वो कहते हैं मैडम हमें डेट का पता नहीं, 8 है, हमने तो ऑर्डर्स देखे, ऑर्डर्स में 18, मतलब वो एक लूप होल देख रहे हैं कि कहाँ से हमें थोड़ा सा भी निकलने का मौका मिल जाए। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ जिस दिन उन्होंने डेट ली थी, उन्होंने कैसे कहा था कि मैडम हमें 5th को भी यहाँ पे आना है, तो हमें उसके आसपास की डेट दीजिए और फ्राइडे की प्लीज़ मत देना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैडम ने 8th की डेट उनको दे दी, ठीक है। तो आप खुद ही सोचिए कि मतलब यार इतना बड़ा फ्लॉ, आप एक तो आपके ऑर्डर्स में गलत, एक तो आपकी ऑर्डर्स में टाइपिंग मिस्टेक है, उसका कंप्लेनेंट को क्या लेना देना है। कंप्लेनेंट को आप बार बार बुलाई जा रहे हो, कंप्लेनेंट पहुंच रहा है तो क्या उससे आप ज़रा भी सिंपैथेटिक नहीं हो, और ऊपर से आप उधर से कह रहे हो कि फिर इंटरिम कॉम्पेंसेशन। दोस्तों इंटरिम कॉम्पेंसेशन का मैं आपको सीधी से बताता हूँ, आप अपना स्टैंड बना के रखिए। अगर आपको भी लगता है कि आपके साथ भी कुछ इस तरह की स्टेजेस है, जजेस कॉपरेट करते हैं नहीं कर रहे हैं, डरिए मत, ठीक है। इस चीज़ से कुछ घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, हम लेकर ही छोड़ेंगे चाहे जो भी हो। क्योंकि इंटरिम कॉम्पेंसेशन क्यों ली जाती है मैं बताऊँ आपको, इससे ये केस की मेक और ब्रेकिंग केस
को मेक और ब्रेक करती है बेसिकली, क्योंकि अगर आप इंटरिम कॉम्पेंसेशन आपको मिल जाता है तो एक्यूज फोर्सफुली से 20% जब लिया जाएगा तो वो ये भी सोचेगा कि मैंने जब गलत किया है, मेरे को इतने पैसे भरने ना पड़ जाए, इससे बेटर है कि मैं पहले ही दे दूँ। इसलिए इंटरिम कॉम्पेंसेशन का लॉ बनाओ, इसलिए नहीं बना हुआ कि आप इसको डेट पे डेट डालते रहो। फिर मैंने जब सेकंड टाइम मैंने मैडम को बोला, मैम मेरी बात तो सुनिए। कहते मैं क्या सुनकर क्या करूँगी जब वो यहाँ पर है ही नहीं, मैं क्या करूँ, मैं उसके लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो जज को सुनाने के लिए आया हूँ ना। लेकिन एनीवे दोस्तों, इस तरह से हम बहस नहीं कर सकते कोर्ट में। इनफैक्ट मेरा जो एडवोकेट था, वो लॉयर था, वो भी थोड़ा ऑफेंड हो रहा था, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। मैं एक ऑनेस्ट टैक्स पेइंग सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है कि मैं अपनी बात क्यों बोल रहा हूँ, क्यों नहीं बोल रहा हूँ। दोस्तों थोड़ा ब्लॉग्स ये थोड़ा बड़ा बन रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैं आपको इसके बाद की प्रोसेस बताता हूँ कि अब मैंने नेक्स्ट स्टेप्स क्या सोचे। अब वो 8th की डेट जो 18th को करी गई है, क्योंकि ऑर्डर्स में 18 टाइप था, और ये एक्सक्यूज़ जज का कि हमारी गलती ये गलती से 18 टाइप हो गया था, तो इससे तो कंप्लेनेंट के तो हैरेसमेंट हो रही है। लेकिन ये दोनों कोइंसिडेंट्स की 8 का 18 हो जाना, 5th की फाइल 2nd को लग जाना, थोड़ा तो फिशी हो सकता है। ऊपर उनके कुछ लिंक्स हो, आपको पता ही है किस तरह से काम चलते हैं सारी जगहों पे, लोग किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं लॉ का, या फिर जो एक आधे इंसान को ऊपर खिला पिला दिया थोड़ा सा कि हाँ इधर उधर डेट ऊपर नीचे कर दो कि कंप्लेनेंट हरास होता रहे। लेकिन दोस्तों मैं बताता हूँ, फिर मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हाई कोर्ट में जाना। और हाई कोर्ट में भी मैं जब 21st का डेट है, 21st को शिमला हाई कोर्ट में मुझे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये कंप्लेंट क्यों मेंटेनेबल नहीं है। मैं दोस्तों बताता हूँ कि मैंने यहाँ से 3 केसेस किए हैं। 2 केसेस जो हैं वो एक ही बंदे के अगेंस्ट है, और जो तीसरा केस है वो उसकी वाइफ के अगेंस्ट है। तो उसकी वाइफ का केस जो है वो हाई कोर्ट ने अप्रूव किया है कि हाई कोर्ट ने उसके बारे में सुनना चाहती है हाई कोर्ट मुझसे कि मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये केस क्यों करा जा सकता है। पहली बात, हाई कोर्ट को तो इस तरह से ऑर्डर देना ही नहीं चाहिए था आइडियली। मैं तो ये मानता हूँ कि जब 138 का केस एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा हुआ है, तो वहाँ पे जब उसकी वाइफ पहुँची ही नहीं है, तो उसको पता कैसे है कि भाई, क्योंकि समन्स की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें तो आ रहा है कि उनको समन सर्व ही नहीं होगी, उन्होंने इंटेंशनली वहाँ पे समन जो है वो होल्ड करके रखवाए हैं अपनी, क्योंकि वो खुद एक एडवोकेट, एक सीनियर एडवोकेट है, बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ होता नहीं, लॉ सबके लिए सेम है, एडवोकेट हो चाहे जज हो, सबके लिए सेम है। हाँ, इसमें थोड़ी देर हो सकती है, थोड़े बहुत डेली टैक्टिक्स कर सकते हैं। तो मैं इस बार जो है मैं हाई कोर्ट में 21st को जब जाऊंगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। 18 का भी मैं आपको बताऊंगा कि इंटरिम कॉम्पेंसेशन का क्या होता है, और 21st को मैं ज़रूर जाऊंगा। मुझे वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि केस क्यों किया है मैंने। आइडियली 138 का केस है, तो उसके बारे में सारे डॉक्यूमेंट्स तो मुझे इसी कोर्ट में देने चाहिए जहाँ पे ये केस चल रहा है, ना कि वहाँ हाई कोर्ट में मुझे एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। फिर भी मुझे एक्सप्लेनेशन के लिए बुलाया, आई विल सी कि मुझे क्या करना है वहाँ पे। लेकिन आप इस तरह से डिस्करेज मत होइए। मैंने देखा है कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे कि 7th को क्या हुआ, उसके लिए वीडियो बनाई है। दोस्तों मैं 1-2 दिन से थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड समझ लीजिए, क्योंकि जैसे ही वो हियरिंग हुई है उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार इतना लॉ एंड ऑर्डर में इतनी गड़बड़े, इतनी सारी चीज़ें लोग फ़ायदा उठाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, जब आप मेहनत करते हो ना, तो अगर जज थोड़ा सा भी आपके बारे में, आपके अच्छे के बारे में सोच ले, तो आपको लगता है कि कोई बात नहीं, जो मैं इतने दिनों तक मेहनत कर रहा था, इतने दिनों तक मैं परेशान हो रहा था, चलो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, ठीक है कोई बात नहीं, हम मैनेज करेंगे। यार लॉ में देर लगती है, हम सबको पता है। लेकिन अगर जजेस भी इस तरह से कहने लग जाएँ कि यार अब हम क्या करें, वो नहीं आ रहे, यानी यार जब नॉन अवेलेबल वारंट निकले, वारंटी लगी, वारंट उसके अगेंस्ट ऑलरेडी वारंट, उसके जो वारंट निकले हुए थे उसने अपनी गारंटी दी हुई है कोर्ट में, तो आपको यार कोई तो मेजर लेना चाहिए। उसके बाद भी आप अगर अवेलेबल वारंट की बात करें दूसरे केस के लिए, तो वो तो एक टोटली एक मैं कहूँगा कि इलॉजिकल बात है कि जब किसी को आपको पता है कि वो नॉन अवेलेबल के बाद ही आया, उसके बाद भी कोर्ट्स में आके 3 बार झूठ बोल चुका था वो कि हम पहले आए थे वो थे। यार इस तरह से करोगे तो मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल है 138 के केस का, वो काफ़ी तरह से हिलता है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है, केस टू केस डिपेंड करता है, सिनेरियो टू सिनेरियो, पर्सन टू पर्सन, कौन इसको जज कर रहा है, कौन इसको डिफेंड कर रहा है, कौन लॉयर है, कौन जो है डिफेंस का लॉयर है। तो दोस्तों इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इस चीज़ के बारे में, अब मैं इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, इसके लिए मैं दोस्तों आपको नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलूंगा। 18 को जो होता है, 18 को इंटरिम कॉम्पेंसेशन की एप्लीकेशन को कंसीडर कराने के लिए बोलूँगा मैं दोबारा। लेकिन अगर 18 को वो ये ना कहेगी अब दूसरा केस क्लब किया, दूसरे का इनको इंटरिम का वो दो, फिर वो रिप्लाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेट्स सी क्या होता है। तो 18 का जो डेट है उस दिन मैं आपको बताऊंगा इंटरिम कॉम्पेंसेशन के लिए क्या हुआ, कैसे हुआ, या फिर जज ने क्या कहा। लेकिन अब फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं कि क्या होता है, जज क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, वो मैं आपको 18 के बाद बताऊंगा। 21 को हाई कोर्ट में ज़रूर जाऊंगा दोस्तों। मैं आपको पूरा बताऊंगा मैं कि हाई कोर्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और उसके बाद दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे कुछ पर्सनल प्लान जो इसकी वजह से इम्पैक्ट हुए हैं अभी, और उन पर्सनल प्लान्स का मैंने
क्या सोचा हुआ उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों थैंक यू, तब तक आप बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करें दोस्तों। दोस्तों ये सोचता हूँ कि इस वीडियो को आप जितना सब्सक्राइब शेयर कर सकें, जितना आप लाइक कर सकें, जितना आप औरों को भी दिखा सकें कि ये सब चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि मेरा पर्पस दोस्तों ये नहीं है कि मैं ओवरनाइट इस वीडियो से फेमस हो जाऊं या इन चैनल्स इस चैनल के जो मीडियम से फेमस हो। मेरा पर्पस ये है कि जो लोग हैं ना, जो चेक बाउंस के केसेस करने से डरते हैं, हमारी तरह सैलरीड लोग हैं बहुत सारे जिनके पास वाइट मनी होता है, वो इन केसेस को करने से डरते हैं कि कौन जाएगा कोर्ट्स में। देखो जाते जाते मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल तो हो ही गया है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं गया ही नहीं होता तो अभी तक जो भी हुआ है वो बिल्कुल नहीं हो पाता। और मुझे लगता है कि मैं अगर अपने आप को थोड़ा सा एक स्टेप बैक कर लूँ, थोड़ा सा पीछे सोचूं, तो मुझे लगता है कि मैं भी शायद ये केसेस नहीं करता। और आज मैंने किए हैं दोस्तों, तो चलो ये मत समझना कि मैं ये सोचता हूँ कि मैंने गलत किया करके। मुझे लगता है कि बहुत सही है और आपको केसेस करने चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। अगर आप सही हो, क्लीन हो, आपको केसेस ज़रूर करने चाहिए। कभी ना कभी आपको इसका रिजल्ट ज़रूर आएगा। हाँ, और उस कभी को जल्दी करना है तो आपको अपनी तरफ से हिम्मत दिखानी होगी, आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने होंगे। और मैं यही कहूँगा अभी। और अभी आप ये मत सोचिएगा कि मेरा खुद का केस इतने टाइम से मैं बोल रहा हूँ ये वो, तो उसमें कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं होता है, डिपेंड करता है जज टू जज, डिपेंड करता है केस टू केस की मेरिट डिमेरिट्स पे। और देखते हैं 18 को क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। लेकिन तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे।